मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल पे करती हूँ। मैं जितने भी अपने वीडियोस अब तक अपने YouTube चैनल पे अपलोड की हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो आप सभी को पसंद आए होंगे। मैं अपने ब्लॉग में भी, जिसका एड्रेस है @toperchers, उसमें अपने जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके विषय में पोस्ट करती हूँ। डेली मेरा एक पोस्ट होता है जीके अपडेट करके, जहाँ पे आप जाकर के करंट अफेयर्स के विषय में पढ़ सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए वो लाभदायक साबित होंगे। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय पे, जिसका टॉपिक है रजिया सुल्तान। अब यहाँ पे यदि रजिया सुल्तान के शासनकाल के विषय में बात की जाए तो उसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक का रहा था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान जो है, उनको उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। हालांकि यहाँ पे विरोध है इतिहासकारों के बीच में कि सही मायनों में इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया भी था या नहीं था। जैसे कि के निजामी नाम के इतिहासकार जो हैं, उनका ये कहना है कि इल्तुतमिश ने प्रारंभ में तो जरूर रजिया सुल्तान के गुणों से प्रभावित होकर के उसे अपना उत्तराधिकारी जरूर बनाया था, परंतु बाद में हम देखते हैं कि वो अपना जो फैसला था उसे बदल भी गए थे। परंतु यहाँ पर विरोध है इतिहासकारों के बीच में। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को ही दिल्ली सुल्तान का उत्तराधिकारी चुना था। अब यहाँ पे जब हम रजिया सुल्तान के विषय में बात करते हैं या उसके गुणों के विषय में हम बात करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे ये कहा जाता है कि रजिया सुल्तान में बहुत अच्छे गुण, या हम कह सकते हैं कि वो गुणों से परिपूर्ण महिला थी, जिस वजह से शायद इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वो बहुत ही, कहा जाता है कि इंटेलिजेंट, इंटेंटिव और बहुत ही सशक्त पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की महिला रही थी, जिस वजह से आमिर वर्ग के लोग उनके गुणों के वजह से ही शायद उनसे डरते भी थे कि अगर वो शासिका बनेंगी तो उनके शासनकाल में उनके जो अधिकार है या जो उनका वर्चस्व बना हुआ है साम्राज्य में, वह उनसे छिन जाएगा। अब जब हम इल्तुतमिश के शासनकाल के विषय में बात करते हैं, उस समय जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो इल्तुतमिश के विषय में डाला था, उसमें आप लोगों से चर्चा की थी कि जो चालीसा दल है वो बहुत ही उसका वर्चस्व स्थापित था पूरे दिल्ली सल्तनत काल के समय में, और यही चालीसा दल ने विरोध भी किया था रजिया सुल्तान के शासिका बनने का। अब यहाँ पे यदि रजिया सुल्तान के विषय में बात किया जाए तो उसके जो पूरा शासनकाल था, उसके सबसे बड़ी विशेषता यह रही थी कि माना यह जाता है कि वो जनता के द्वारा चुनी हुई शासिका या उत्तराधिकारी रही थी, क्योंकि जो जनता में जो लोग थे वो उनको बहुत अधिक पसंद करते थे और उसे ही अपने सुल्तान के तौर पे देखते थे। यदि यहाँ पे रजिया सुल्तान के विषय में बात किया जाए तो इतिहासकारों का मत है कि वो अपने आप को सुल्ताना बुलाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो खुद अपने गुणों के आधार पर सुल्तान बनी है। इसी वजह से रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन रजिया सुल्तान के नाम से राजगद्दी पर वहाँ आसीन भी हुई थी। जब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के शासनकाल के विषय में, तो उसने जो सिक्के चलवाए गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में, टंका और जित्तल, उसको फिर से चलवाया था और उस पे अपना नाम जलालुद्दीन रजिया सुल्तान पुत्री इल्तुतमिश जो है उस पे अंकित करवाया था। और इसी के साथ जो है वो छोटे ही अपना जो शासनकाल रहा था उसमें उसने प्रशासनिक तंत्र को भी मजबूत बनाने का प्रयास किया था, और साथ ही साथ जितने भी जो सिक्कों का चलवाना, वो भी उसके विषय में भी उन्होंने काम किया था। इसके विषय में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। परंतु प्रारंभिक तौर पे जिस समय रजिया सुल्तान शासिका बनी थी, उनका रास्ता बहुत सरल नहीं रहा था, क्योंकि जो चालीसा दल के जो लोग थे वो बहुत ही शक्तिशाली रहे थे। जैसा कि बर्नी भी इसके विषय में उल्लेख करते हैं कि चालीसा दल बहुत ही शक्तिशाली हो गया था इल्तुतमिश के शासनकाल के अंतिम वर्षों में, और इसी कारण जो है जो रजिया सुल्तान के शासिका बनने पर इनके द्वारा घोर विरोध भी किया जा रहा था। और वो चाहते थे कि रुकनुद्दीन फिरोज जो रजिया सुल्तान के भाई थे, क्योंकि वो कमजोर शासक थे, बहुत अधिक गुण उनमें नहीं था, जिस वजह से जितने चालीसा दल और आमिर वर्ग के जो लोग थे वो चाहते थे कि रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया जाए। क्योंकि हम देखते ये जरूर है कि दिल्ली सल्तनत के समय जो आमिर वर्ग के लोग थे या जो नोबल्स थे, उनके हाथ में रहता था कि वो किसको शासक बनाना चाहते हैं। परंतु यहाँ पे हम लोगों को और एक पक्ष देखने को मिलता है कि जो माता रही थी रजिया सुल्तान की, वो हाफ ब्रदर थे, रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान।
ये बहुत ही प्रभावशाली तौर से अपने आप को षड्यंत्रों का सहारा लेते हुए शासिका के तौर पे शासन करना प्रारंभ भी की थी। पूरा हरम जो था वो उनके कंट्रोल में था। दोनों ही रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान के खिलाफ बाद में हम देखते हैं कि जो है उस समय के जो नोबल्स थे वो ही उसके खिलाफ हो गए थे और रुकनुद्दीन फिरोज को मार डाला गया था। अब यहाँ पे मैं एक एक करके यहाँ पे बात करूंगी कि जो है कौन कौन से गवर्नर्स रहे थे या प्रांतीय इक्तादार रहे थे जो शाह तुर्कान और जो रुकनुद्दीन फिरोज थे उसके खिलाफ हो गए थे। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि मुल्तान, हंसी, भटिंडा और लाहौर के गवर्नर जो कि फिरोज के ही जो वजीर रहे थे निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी, इनके अधीन में ही जो है विरोध करना फिरोज के खिलाफ में ही प्रारंभ कर दिया था और शाह तुर्कान के खिलाफ में। और इनके विरोध के बाद में क्योंकि जो है शाह तुर्कान को और फिरोज को रास्ते से हटाया गया तो एक मौका दिया था रजिया सुल्तान को अपने आप को शासिका के तौर पे स्थापित करने के लिए। माना यह जाता है कि रजिया सुल्तान लाल कपड़ों में जुम्मे वाले दिन जनता के बीच में आई थी और वहां पे ही जनता के द्वारा चुनी हुई शासिका के तौर पे वो अपने पद पर आसीन हुई थी। जब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं रजिया सुल्तान के विषय में तो ये पर्दा प्रथा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। दूसरा हम लोगों को देखने को मिलता है कि पुरुषों की तरह ही वह जो है कुबा जिसको कि कोट कहा जाता है और कुला जिसको टोपी, इसका प्रयोग किया करती थी। तो यहाँ पे जो है वो न्यूट्रलिटी जो होता है कपड़ों के मामलों में भी रजिया सुल्तान के विषय में हम लोगों को देखने को मिलता है। घुड़सवारी का भी उसे बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त था। बहुत अधिक पढ़ी लिखी महिला भी थी और शायद यही गुण रहे थे जिसके वजह से जो अमीर वर्ग के लोग थे और चालीसा दल के लोग उससे डरते भी थे। आगे हम देखते हैं कि जो रजिया सुल्तान के यदि पद स्थापना के विषय में बात की जाए तो क्या क्या इसके प्रमुख अंग रहे थे उसकी चर्चा मैं आपसे एक एक करके करूंगी। फर्स्ट देखा जाता है कि रजिया सुल्तान जो थी वो पहली ऐसी सुल्तान रही थी दिल्ली सल्तनत की जिसको आवाम या जनता का भी समर्थन प्राप्त रहा था। दूसरा, जितने भी प्रांतीय जो गवर्नर रहे थे वो रजिया सुल्तान के खिलाफ थे, उसके बावजूद भी रजिया सुल्तान शासिका बनी थी। तीसरा, हम लोगों को जो इस्लामी नाम के इतिहासकार है उससे जो जानकारी प्राप्त होती है उनका कहना है कि कोई भी लिखित दस्तावेज कि रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी होगी ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे इल्तुतमिश कितना सही मायनों में रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसी पे प्रश्न चिन्ह यहाँ पे उठ जाता है। चौथा, यहाँ पे एक बहुत आश्चर्यजनक जो है हम कह सकते हैं कि घटना रहा था कि जो उलेमा वर्ग था वह समर्थन कर रहा था रजिया सुल्तान का, जबकि रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। महिलाओं का बहुत अधिक वेशभूषा को भी नहीं अपनाती थी, जिस वजह से बहुत जो लोग थे अमीर वर्ग के वो उसके खिलाफ भी हुए थे। परंतु यहाँ पे जो उलेमा वर्ग है वो रजिया सुल्तान के खिलाफ नहीं दिखता है, क्योंकि शायद माना जाता है कि जैसे कि कुरान में भी एक उल्लेख मिलता है कि मिस्र में शीबा नाम की एक रही थी शासिका, इसी वजह से शायद रजिया सुल्तान का विरोध उलेमा वर्ग ने नहीं किया था। उसके बाद पहला जो विशेषता या प्रमुख विशेषता जो रहा था, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रही थी। और अंततः हम यह देखते हैं कि जो सामान्य जनता से जो संपर्क रहा था या जो लगाव जनता का रजिया सुल्तान के तरफ रहा था, इसके वजह से जो तुर्की और जो वहाँ ताजिक जो वर्ग से आते थे उमरा वर्ग के लोग वो रजिया सुल्तान के खिलाफ हो गए थे। तो यहाँ पे देखा यह जा सकता है कि जितने भी जो गवर्नर थे या अमीर वर्ग के लोग थे वो रजिया सुल्तान के खिलाफ ही थे, इसके बावजूद भी वो अपने प्रशासनिक तंत्र को और शासन को स्थापित करने में सफल भी हुई थी। अब यहाँ पे यदि रजिया सुल्तान के इतने छोटे से 4 वर्ष या 3 साल कुछ महीनों का उनका जो कार्यकाल रहा था, जैसा कि माना जाता है कि 3 साल 6 महीने 6 दिन का उनका पूरा कार्यकाल रहा था, इस दौरान भी इतने छोटे कार्यकाल में उनके द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में भी काम हुआ था। सबसे पहला काम जो उसने किया था वह यह था कि जितने भी जो शक्तिशाली रहे थे गवर्नर उसको वहां से वो हटाने का प्रयास कर रही थी। जो बूढ़े हो चुके थे आमिर वर्ग जिनके पास में इक्तादार रहा था उसको हटाने के लिए जितने जो गैर जरूरी इक्ता थे वहां पे उनको हस्तांतरित करने का कार्य किया था। रजिया सुल्तान के विषय में यदि हम और बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि क्योंकि खुद भी वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी महिला थी, इसी वजह से स्कूलों का मकतब का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था, पुस्तकालय का भी जो है उनके द्वारा स्थापना करवाया गया था और अनेक जितने भी कार्य प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता था और सेना को, उसमें भी रजिया सुल्तान का योगदान रहा था।
अब यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि उनका युद्ध भी हुआ था, इतने छोटा कार्यकाल जो रहा था रजिया सुल्तान का। यहाँ हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि एक तरफ तो वो जितने विद्रोह थे उससे भी जूझ रही थी, साथ ही साथ जितने जो राजपूत या हिंदू जो स्टेट्स थे उसका भी सामना रजिया सुल्तान को करना पड़ रहा था। जैसा कि हम लोगों को दो उल्लेख मिलता है, एक ग्वालियर का और दूसरा रैंथमबोर का। दोनों के खिलाफ ही उसने युद्ध प्रारंभ जरूर किया था, परंतु इसमें असफलता उसे प्राप्त हुआ था और शायद ये उसके प्रतिष्ठा को कम करने का भी कार्य किया था। जो मेवाती लोग थे वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी आकर के लूट का कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे, जिस वजह से वहां दिल्ली का भी जो हम कह सकते हैं जो प्रशासनिक तंत्र था उसको वो हिलाने का ही कार्य किया था। विरोधन के विषय में या जितने भी विद्रोह हुए थे रजिया सुल्तान के शासनकाल में, यदि उसकी बात की जाए तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि मलिक कबीर खान जो था उसने विद्रोह कर दिया था रजिया सुल्तान के खिलाफ। ये लाहौर के इक्तादार रहे थे और उससे अपना इक्ता जो है ये लाहौर का रजिया सुल्तान ने वापस ले लिया था। इसी प्रकार जो सबसे दो इम्पोर्टेंट पोस्ट था उस समय प्रशासनिक तंत्र में, आमिर हाजिब जिसके हेड थे इख्तियारुद्दीन एतगिन और दूसरे आमिर आखुर जिसके हेड थे जमालुद्दीन याकुत, ये दोनों मिल करके रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। परंतु बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों ही विद्रोहों से वो निपटने में सफलता उन्हें मिली थी, परंतु उन्हें अपना राजपाट छोड़ करके जाना पड़ा था। जो अल्तुनिया था वो प्रारंभ में जो अल्तुनिया रहा था जो कि आमिर आखुर थे, वो बाद में हम लोगों को देखने को मिलता है ये राजनीतिक एक विवाह था या वो मजबूरी में एक विवाह किया गया था रजिया सुल्तान ने किया था। इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, परंतु यहाँ ये जरूर देखा जा सकता है कि अल्तुनिया से रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया था और बाद में ये दोनों ही मिल करके रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ये दोनों ही मिल करके जितने भी विद्रोह थे उसको दबाने का प्रयास भी किया था। अल्तुनिया ने यहाँ पे एक सेना भी बनाया था जिसमें कि जो जाट थे, खोखर थे और राजपूत, उनको मिला करके एक सेना का निर्माण किया गया था। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों ही जितने ही विद्रोह थे उसको दबाने के लिए तबर हिंद की तरफ आगे बढ़े थे, परंतु जो है यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि रजिया सुल्तान और अल्तुनिया बहुत अधिक इसमें हम सफल नहीं हुए थे और यहाँ पे जो खोखर थे वो ही रजिया सुल्तान को मारने का कार्य भी किए थे या उसकी हत्या भी की थी। जब वहां पे रजिया सुल्तान दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही थी अक्टूबर 14, 1240 में, उसी समय रास्ते में ही उसे मार दिया गया था खोखरों के द्वारा। अब यहाँ पे पूरा यदि हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के शासनकाल के विषय में तो ये बहुत अधिक सफल इसलिए भी नहीं माना जाता है क्योंकि लगातार उसका संघर्ष होता रहा था विद्रोहों को ही दबाने में और आमिर वर्ग के लोगों को भी उनके विद्रोहों को दबाने में या षड्यंत्र का जो पूरा चक्रव्यूह था उसे तोड़ने में। जितने भी रजिया सुल्तान के शासनकाल के यदि असफलता की बात की जाए तो इसको अन्य कारण दिए जाते हैं या अलग कारण दिए जाते हैं कि रजिया सुल्तान क्यों असफल हुई थी। सबसे पहला जो कारण दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा वो ये है कि रजिया सुल्तान जो थी वो महिला उसका होना, यही बहुत बड़ा एक कारण रहा था रजिया सुल्तान की असफलता का। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इस्लामी इतिहासकार थे और उसी का समर्थन करते हुए थॉमस एफिलस्टोन जो थे वो महिला रजिया सुल्तान का होना इसी को प्रमुख कारण मानते हैं रजिया सुल्तान के असफल होने का। हालांकि यहाँ पे एफिलस्टोन ये भी कहते हैं कि क्योंकि चालीसा दल उसके खिलाफ रहा था रजिया सुल्तान का, इसलिए भी रजिया सुल्तान जो है वो असफल हुई थी। दूसरी ओर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मिनाज-उस-सिराज हैं उसका समर्थन करते हुए जितने भी अभी कंटेम्प्रेरी जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज का उल्लेख करते हैं कि जो रजिया सुल्तान का अफेयर रहा था एबिसिनियन स्लेव ऑफिसर जमालुद्दीन याकुत के साथ में, इसी के वजह से भी कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जो है वो असफल हुई थी क्योंकि इसको बिल्कुल भी आमिर वर्ग के लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तीसरा जो उसके असफल होने का कारण माना जाता है वह यह था कि वो बिल्कुल भी पर्दा प्रथा पे विश्वास नहीं करती थी और खुले दरबार में जा करके वहां बैठती थी बिना कोई पर्दा का। डेली जो है जा करके जनता के बीच में वहां पे जाके बिना कोई पर्दा का हाथी से वो निकला करती थी। ये सब नहीं पसंद आ रहा था आमिर वर्ग के लोगों को, जिस वजह से आमिर वर्ग रजिया सुल्तान के खिलाफ हो गए थे। चौथा जो कारण माना जाता है रजिया सुल्तान की असफलता का
वह यह है कि जो उसके पास गुण थे उसके, या रजिया सुल्तान जो गुणों से परिपूर्ण थी, उससे आमिर वर्ग के लोग, चालीसा दल के लोग भयभीत हो गए थे और किसी भी प्रकार से रजिया सुल्तान को शासिका के तौर पे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि वो किसी भी महिला के अधीन कार्य नहीं करेंगे। हालांकि जितने भी यहाँ पे कारण दिया जाए कि क्यों जो है रजिया सुल्तान असफल हुई थी, तो यहाँ पे ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उस समय के लोग जो थे किसी भी महिला के अधीन शासन या शासित होने के लिए तैयार नहीं थे। रजिया सुल्तान का महिला होना ही यहाँ पे कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसके असफलता का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण भी रहा था। हालांकि एक बहुत बड़ी विशेषता जो रही थी रजिया सुल्तान के शासनकाल की, वह यह रही थी कि वो महिला शासिका रही थी जिसने अपने छोटे ही कार्यकाल में अद्भुत कार्य भी किया था, विद्रोहों को दबाया भी था और शायद वो जनता के द्वारा चुनी हुई पहली ऐसी कोई सुल्तान रही थी दिल्ली सल्तनत की, जिस वजह से रजिया सुल्तान का जो पूरा कार्यकाल है या उसका जो शासन है वो विशेष बन जाता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।